पुराने समय में जो काम एक बार हो गया, उसके अलावा बरसों तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई भी विकास का काम नहीं किया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस के अन्य लोग रहे हों। कि दरअसल क्या है, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आंदोलन की दिशा बदल जाती है, और हम सब इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए देश है, और अगर कोई भी दिशा ऐसी जा रही है जो देश के लिए उपयुक्त नहीं है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इस दौर में कोई भी व्यक्ति नाराज बैठा रहे ये उपयुक्त नहीं है। कांग्रेस का वर्चस्व रहता है, वही माफिया खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो माफिया राज के विरुद्ध है, और हम लोग जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ शिद्दत के साथ कार्रवाई करने में कभी भी हम लोगों ने कंजूसी बरती नहीं है। अब आप देखिए कि मोदी जी आए तो मोदी जी ने सबसे पहले कहा जनधन खाता खोलना चाहिए, तो लोगों ने उपवास उड़ाया, लोगों के पास पैसे नहीं है, जनधन खाता क्या करेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पीएम किसान के 2.5 लाख करोड़ रुपया हम लोगों ने किसानों के खातों में जमा करा दिया। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई दलाल नहीं। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 के इस खास मंच पर। चूँकि एक तरह से चुनाव का आगाज़ इस वक्त हो रहा है, चुनाव की जब भी जिक्र आता है तो IBC 24 एक बहुत जिम्मेदार चैनल के रूप में उसकी पहचान है। यही वजह है कि आज हमने खास तौर पर ग्वालियर से अपने इस महाअभियान की शुरुआत की है, और ग्वालियर क्या चाहता है, ग्वालियर के मुद्दे क्या हैं, यहीं के राजनीति के बड़े दिग्गजों से, सितारों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तहत मैं सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करता हूँ। चूँकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, लिहाजा बहुत लंबे समय से लगातार किसानों, कृषि और इसके इर्द गिर्द सब सारी चीज़ें होती रही हैं। आप कृषि मंत्रालय की बहुत अहम जिम्मेदारी इस वक्त संभाल रहे हैं, और मोदी कैबिनेट में बहुत विश्वसनीय चेहरे के रूप में आपकी पहचान होती है। आप अब तक के अपने इस कार्यकाल का क्या आकलन करते हैं, कहाँ पाते हैं अपने आप को? तिथि जी, बहुत धन्यवाद। और IBC 24 ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे भी शिरकत करने का मौका उपलब्ध कराया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, हम सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। हर देश की अपनी प्रधानता होती है, और प्रधानता को प्राथमिकता देकर जब देश आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से देश का स्वास्थ्य ठीक रहता है। एक लंबे कालखंड तक कृषि का उत्पादन भी बढ़ा, उत्पादकता भी बढ़ी। हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न की उपलब्धता में भी काफ़ी प्रगति हुई। लेकिन कृषि का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें न तो निजी निवेश आया, और जो गैप्स थे उन गैप्स को भरने का भी प्रयत्न नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप किसान खेती करता रहा, लेकिन उसे जितना लाभ की उम्मीद थी वह उस लाभ से वंचित रहा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभालने के बाद लगातार गांव, गरीब किसान, इसकी प्रगति और उन्नति पर ध्यान दिया। कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आज खाद्यान्न की दृष्टि से हमारी उपलब्धियां बहुत ही श्रेयस्कर हैं। किसान परिश्रम करता है, पूंजी भी लगाता है, लेकिन इसके बावजूद उसको प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। प्राकृतिक प्रकोप आता है तो उसका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सृजन किया और एक बड़ा सुरक्षा कवच किसानों को दिया। इस इंश्योरेंस स्कीम में किसान को रबी और खरीफ में
कुल प्रीमियम का 1.5 और 2% प्रीमियम देना होता है। शेष प्रीमियम राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 6 साल बीमा योजना को हुए हैं और इसमें अभी तक लगभग 23,000 करोड़ रुपया प्रीमियम के रूप में जमा हुआ है। लेकिन जहां किसान का नुकसान हुआ है वहां इंश्योरेंस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार ने नुकसान की भरपाई जो करवाई है उसकी कीमत 1,30,000 करोड़ रुपया है। जी अच्छा, इसी जो तमाम आंकड़े आप रख रहे हैं, इन्हीं सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद एक बड़ा वादा देश के किसानों से किया था और वो ये था कि 2024 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। आप कृषि मंत्री हैं, लिहाजा उनके इस वादे में आपकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज उस वादे के संदर्भ में अपने आप के किए गए कामों को किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा था बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा और उस पर केंद्र सरकार बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। पहले देखें, जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही तो प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान को वर्ष में 3 किस्तों में 6,000 रुपया मिलता है। तो एक तौर से उसकी सहायता में 6,000 रुपये की वृद्धि। दूसरा, स्वामीनाथन साहब की कमेटी वाजपेयी गवर्नमेंट ने बनाई थी। 2006 में उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई, तब यूपीए की सरकार थी और स्वामीनाथन साहब ने जो रिकमेंडेशन की थी उसमें महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन ये थी कि किसानों को जो एमएसपी दिया जा रहा है वो एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा जोड़ के दिया जाना चाहिए। पूरा यूपीए के सरकार के समय ये डिसीजन नहीं हो सका और सरकार ने इस रिकमेंडेशन को एक तौर से निरस्त ही कर दिया था। मोदी सरकार आई तो आज मोदी जी ने निर्णय किया, आज जितनी किसान की लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जाती है। इसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। साथ ही साथ फर्टिलाइज़र की उपलब्धता नहीं होती थी। हर साल मुख्यमंत्री और सांसद जब यूरिया की किल्लत होती थी तो दिल्ली में पड़े रहते थे। प्रधानमंत्री जी ने उस लीकेज को बंद किया, यूरिया को नीम कोटिंग किया जिससे कि उसका लीकेज बंद हो और किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिले। तो फर्टिलाइज़र की उपलब्धता कराई, सीड्स की उपलब्धता कराई और जगह जगह सिंचाई की उपलब्धता कराई। देश भर में बिजली को सुधारा और जहां नहरों का काम किया जा सकता था वहां सिंचाई योजनाएं हुई। जहां पानी की कमी थी वहां माइक्रो इरिगेशन हुआ। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर भी हम लोगों ने बहुत बल दिया और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि किसान की आमदनी दोगुनी नहीं कई गुनी बढ़ गई है। मैं कुछ दिन पहले श्रीनगर गया था, वहाँ पर हम लोगों ने एक केसर पार्क की स्थापना केंद्र सरकार से की है। तो मैं वहाँ किसानों से बात कर रहा था केसर पार्क पर, तो किसानों ने खड़े होकर कहा कि हमारी केसर की फसल 1 लाख रुपया किलो बिकती थी जी। और केसर पार्क बनने के बाद अब इस फसल की कीमत 2 लाख रुपया किलो हो गई है। अभी हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे थे जी। और इसलिए देश भर के लाखों किसान जिनके आमदनी बढ़ी है उनमें से कोशिश की गई थी कि हम छांट कर 75,000 किसानों का डॉक्यूमेंटेशन करें। ये तमाम जो आप अभी चीजें बता रहे हैं, आईसीआर ने 75,000 किसानों का डॉक्यूमेंटेशन किया है और वो आईसीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसान का नाम है, उसका आधार कार्ड है, उसका फ़ोन नंबर है। ऐसे 75,000 किसानों से बात करके हम उस क्षेत्र की नब्ज को पहचान सकते हैं कि किसानों की आमदनी
इस बीच में जी, कितनी बड़ी है। इन सब के बावजूद भी तमाम ऐसे राज्य हैं जहां से किसानों के अलग अलग मांगों को लेकर उनके आंदोलन से जुड़ी खबरें आती रहती हैं, चाहे वो खाद की कमी को लेकर हो, चाहे बीज की उपलब्धता को लेकर हो, या एमएसपी को लेकर हो, या बाकी चीज़ों को लेकर हो। ये इस तरह की परिस्थितियां क्यों हैं? चूंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बहुत सारा काम हुआ है, आय भी दोगुनी हो गई है, उसके बावजूद इस तरह की स्थितियां क्यों? देखिए, दरअसल क्या है, किसान का जो क्षेत्र है बहुत फैला हुआ है और हमारे देश में कई प्रकार की जलवायु हैं। वो जलवायु हमारी ताकत भी है। किसी जगह ठंडा मौसम है, किसी जगह गर्म मौसम है, किसी जगह पानी की अधिकता है, किसी जगह पानी कम है। तो जलवायु के अनुसार जब खेती करते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारी ताकत भी बन जाती है। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में कभी कभी किसी प्रकार की दिक्कत आती रहती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, कहीं से भी बात आए, आप पिछले 5 साल के आंकड़े उठाकर देख लो, राज्य सरकारों ने फर्टिलाइज़र का डिमांड नोट जितना सेंटर को भेजा होगा, हमने हर राज्य की उस डिमांड को पूरा किया है, चाहे वो बीज की डिमांड हो और चाहे वो फर्टिलाइज़र की डिमांड हो। जहाँ तक यूनियंस का सवाल है, तो जहाँ ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन चलाने के लिए डिमांड चार्ट तो तैयार करना पड़ता है। तो ज़रूरत हो ना हो, लेकिन डिमांड चार्ट तो बन ही जाता है। इसलिए इस प्रकार की बातें आती रहती हैं। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि कुल मिला के किसानी का काम प्रकृति पर बहुत निर्भर करता है। जलवायु परिवर्तन का जो संकट है वो भी हम सबके सामने विद्यमान है, उसका भी असर यदा कदा दिखाई पड़ने लगा है। अभी बेमौसम बरसात से भी हमारी गेहूं और सरसों की फसल को आंशिक नुकसान पहुंचा है और ऐसी स्थिति में किसानी के क्षेत्र में उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वायला जब देखेंगे तो अगर किसानी व्यक्ति खुद कर रहा है तो वो फायदे की खेती कर रहा है। ठीक है। आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे लंबा आंदोलन जो 1 साल से भी ज़्यादा तक चला, और कहीं ना कहीं आपके समय में और आपको भी वो एक बड़ी चुनौती के रूप में वो सामने था, जहाँ 3 कानूनों को लेकर विरोध की स्थितियाँ बनी। क्या ऐसी वजह रही उस पूरे कानूनों के संदर्भ में कि इतना लंबा आंदोलन चला और आप लोग मना नहीं पाने की स्थिति में वही बाद में उस फैसले पर बैक भी करना पड़ा? किस तरह से कहेंगे उस पर? देखिए, स्वाभाविक रूप से सारा देश इस बात का साक्षी। हमेशा आंदोलन उन सरकारों के खिलाफ होता है जो सरकारें टैक्स लगाती हैं, लेकिन हमारे खिलाफ आंदोलन इसलिए हुआ कि हमने टैक्स खत्म कर दिया। अब ये अपने आप में आश्चर्यजनक है और इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि आंदोलन क्यों हुआ होगा। दूसरा, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे जीडीपी में 50% योगदान एग्रीकल्चर का था। धीरे धीरे ये योगदान घटता गया, बाकी क्षेत्रों का योगदान बढ़ता गया। बाकी क्षेत्रों का योगदान बढ़ने का मुख्य कारण है कि समय समय पर उन क्षेत्रों के लिए रिफॉर्म होते रहे, बदलाव होते रहे। ज़रूरत पड़ी तो कानून बनाए गए, कानून बदले गए, कानून संशोधित किए गए। और दूसरा, उन सब क्षेत्रों में निजी निवेश के दरवाजे खुले और जहाँ जहाँ निजी निवेश आया उस क्षेत्र की ग्रोथ बढ़ी। और इसलिए इन कानूनों के पीछे हमारी कोशिश यही थी कि बाज़ार खुल जाएगा, मंडी टैक्स समाप्त हो जाएगा, तो कोई भी गाड़ी अंबाला से चलेगी तो कलकत्ता तक कृषि उत्पाद के उस वाहन को कोई भी हाथ देने वाला नहीं होगा। परिणाम स्वरूप मंडियों में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, सड़क पर चलने वाला भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, और दूसरा, निजी निवेश के दरवाजे खुलेंगे। इतनी सारी चीज़ें जो लगातार उसकी चीज़ें थी, बेहतरी के लिए था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद मनाने में कामयाब नहीं हो पाया। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, दरअसल क्या है, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आंदोलन की दिशा बदल जाती है और हम सब इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए देश है, और अगर कोई भी दिशा ऐसी जा रही है जो देश के लिए उपयुक्त नहीं है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इस दौर में कोई भी व्यक्ति नाराज बैठा रहे ये उपयुक्त नहीं है। इसलिए हम लोगों ने उस मामले में निर्णय किया। चूँकि हम ग्वालियर चंबल संभाग से खासतौर पर जन संवाद कर रहे हैं,
और इस संभाग से आप प्रमुख रूप से आते हैं यहाँ पर, और कृषि मंत्री के नाते भी अगर आप बताना चाहें कि खासतौर पर कृषि मंत्री होने के नाते क्या कुछ आपने दिया है ग्वालियर चंबल संभाग को जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे? देखिए, कृषि ग्वालियर में काफ़ी उन्नत अवस्था में है। हमारा इस अंचल में सरसों की खेती दिनों दिन प्रगति कर रही है और साथ ही साथ गेहूं भी बड़ी मात्रा में उत्पादित हो रहा है। एक ज़माना था जब मध्य प्रदेश से केंद्रीय पूल में गेहूं लिया जाए, इसकी गिनती में ही मध्य प्रदेश नहीं था, लेकिन आज हम देखेंगे तो हरियाणा और पंजाब के बराबरी पर हम खड़े हैं। पिछले बार तो हरियाणा पंजाब से भी ज़्यादा गेहूं और राइस हम लोगों ने केंद्रीय पूल में मध्य प्रदेश की ओर से दिया था। ग्वालियर चंबल संभाग में हॉर्टिकल्चर का भी रकबा काफ़ी बढ़ रहा है और इसलिए हॉर्टिकल्चर बोर्ड का ऑफिस हम लोगों ने, वैसे स्टेट में एक ही होता है, मध्य प्रदेश में भोपाल में था, तो हम लोगों ने ग्वालियर में भी आरंभ किया है, जिससे कि हॉर्टिकल्चर का कोई भी प्रोजेक्ट के लिए लोगों को भोपाल के चक्कर नहीं लगाना पड़े। अब यहीं पर एग्रीकल्चर कॉलेज के पास वो ऑफिस है, लोग अपना प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं, सैंक्शन करा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरा, यहाँ से थोड़ी दूर पर नूराबाद है, मुरैना ज़िले में आता है। वहाँ इंडियन और इजराइल दोनों के संयुक्त प्रयत्नों से हम लोगों ने एक्सीलेंस सेंटर बनाया है और उस एक्सीलेंस सेंटर का काम यही है कि बागवानी के क्षेत्र में इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सिंचाई की क्षमताएं इस क्षेत्र में बढ़ी हैं, सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। ग्वालियर में भी देखेंगे तो नहरों का जाल बढ़ा है। मुरैना क्षेत्र में भी देखेंगे तो सिंचाई के पानी की उपलब्धता बढ़ी है। माइक्रो इरिगेशन को भी हम लोगों ने बढ़ाया है। श्योपुर के क्षेत्र में देखेंगे तो मोजरी और चैंटी खेड़ा डैम जैसे बड़ी परियोजनाएं, लगभग 1000 करोड़ की परियोजनाएं हम लोगों ने मंजूर की हैं, जिसमें मोजरी डैम का शिलान्यास हो चुका है, चैंटी खेड़ा का शिलान्यास कुछ ही दिनों में होगा। श्योपुर जैसे क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई योजना प्रारंभ हो जाए, अपने आप में बड़ी बात है। ये तो रही बात कृषि क्षेत्र की। 2000 लगभग 18 साल हो चुके हैं, 18 साल से ऊपर हो चुका है जब लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह के विकास के काम हुए हैं, चूंकि आप इसी संभाग से आते हैं, बहुत लंबी सियासत आपने इस इलाके से की है, क्या आप संतुष्ट हैं यहाँ जिस तरह का काम हुआ है 18 साल के दौरान? मैं समझता हूँ 2003 से पहले न तो मध्य प्रदेश में, ना ही ग्वालियर चंबल संभाग में सड़कें थी, ना ही बिजली की उपलब्धता थी और ना ही सिंचाई के इतने साधन की उपलब्धता थी। पुराने समय में जो काम एक बार हो गया, उसके अलावा बरसों तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई भी विकास का काम नहीं किया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस के अन्य लोग रहे हों। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी और उसके बाद से लगातार सिलसिला शुरू हुआ। आज ग्वालियर के गांव-गांव में सड़कें हैं, अच्छे हाईवेज बन रहे हैं, अटल एक्सप्रेस हम बना रहे हैं, अटार घाट का पुल हम बना रहे हैं, उसैद घाट का पुल हम बना रहे हैं, अटेर को उत्तर प्रदेश से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। इधर दतिया ज़िले में और शेवड़ा के आसपास देखें तो सिंध पर डैम बनाने का काम किया जा रहा है। आज आप देखेंगे कि ग्वालियर से चितौरा जाओ तो शानदार रोड है, मालनपुर से बेहट आओ तो शानदार रोड है, ग्वालियर से मऊ जाओ, रावतपुरा जाओ, जालौन जाओ तो शानदार रोड है, ग्वालियर झांसी अच्छी अवस्था में है, ग्वालियर आगरा अच्छी अवस्था में है और हम ग्वालियर में 214 करोड़ रुपए की लागत से वेस्टर्न बाईपास बनाने जा रहे हैं, जो रायरू से लेकर NH3 को बेला की बावड़ी पर हमारे मिलेगा। इस मंच में यहाँ पर अभी कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेता भी जुड़े और उन्होंने यहाँ पर यही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के इस 18 साल के शासनकाल में कोई काम हुए नहीं। जब भी सवाल पूछो तो नेता ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ज़मीन पर उतरती नहीं, चाहे वो चंबल से पानी लाने की योजना हो, सब कुछ हो। पहले चंबल की जो पहचान थी वो यहाँ के डकैतों से थी,
अब जो है यहाँ के माफियाओं से हो रही है, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, इन सब को लेकर ये पहचान बदलने को लेकर किस तरीके का है, और इस ये जो आरोप है इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस के लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। जहां कांग्रेस का वर्चस्व रहता है वही माफिया खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो माफिया राज के विरुद्ध है, और हम लोग जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ शिद्दत के साथ कार्रवाई करने में कभी भी हम लोगों ने कंजूसी बरती नहीं है। जहाँ सैंड माइनिंग का मामला है वहाँ कठोरता से कार्रवाई होती है, और जहाँ तक विकास का मामला है मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहता हूँ कि वो सामने आके बात करें ना। क्या म्यूजिक यूनिवर्सिटी कांग्रेस सरकार ने शुरू की? क्या ग्वालियर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो लेके आए? क्या सीपैट जैसा इंस्टीट्यूट कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुआ? क्या आईटी पार्क कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुआ? क्या प्लास्टिक पार्क कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुआ? क्या रेडीमेड गारमेंट पार्क कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुआ? स्टोन पार्क उनके ज़माने में शुरू हुआ? 1000 बेडेड का हॉस्पिटल क्या कांग्रेस के लोगों ने बनाया? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्या कांग्रेस के लोगों ने बनाया? ऐसा कौन सा काम है जो कांग्रेस के लोगों ने किया? कांग्रेस के पास गिनाने के लिए कुछ है नहीं, और खुद के पास कुछ है नहीं, इसलिए झूठ की बैसाखी पर चलकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद 2018 के विधानसभा चुनाव में यही वो संभाग है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे 15 साल की सत्ता का जो सूखा था वो उनका खत्म हुआ और सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हुए थे। इस पर क्या कहेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि बहुत सारा विकास हुआ तो कांग्रेस को तो फायदा हुआ यहाँ से। देखिए, दरअसल क्या है कि कांग्रेस को अचानक राजनीतिक परिस्थितियां ऐसे बनी जिसका थोड़ा फायदा उनको मिला, वरना इससे पहले हम वर्षों तक ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ी संख्या में जीतते रहे और आने वाले कल में भी जीतेंगे। लेकिन कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र में समीकरण बिगड़ते हैं तो ऊँट इधर उधर करवट बदल लेता है। कांग्रेस एक बार फिर से इस इलाके में बड़ा ज़बरदस्त फोकस कर रही है। तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय हो, यहीं पर एक तरह से डेरा डाले हुए हैं और यहीं पर लगातार फोकस हो रहा है, और दावा भी है कि जो प्रदर्शन हमने किया था उससे बेहतर इस बार करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि जब तक चुनाव नहीं होते तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सभी को अधिकार है, और वो लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग भी तो काम कर रहे हैं। हम लोग भी पूरा ध्यान दे रहे हैं और पूरी ताकत लगाएंगे, और 2023 में भाजपा की सरकार बनाएंगे। ग्वालियर चंबल भी जीतेंगे और मध्य प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी जीतेंगे। कांग्रेस के नेता नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों से बड़े उत्साहित हैं। मुरैना की बात करें चाहे वो ग्वालियर की बात करें, और दोनों ही जगह से आप संसदीय क्षेत्र में चुनाव जीतते रहे हैं, और वहीं पर दोनों जगहों पर महापौर का जो चुनाव था वो जीतने में कांग्रेस कामयाब रही, और वो कह रहे हैं कि ये जनता ने बता दिया है कि जनता हमारे साथ में। क्या कहेंगे इस पर? इससे पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके कि वो क्यों नहीं जीती। अगर बहुत ताकतवर थी तो पूरा जीवन निकल गया उनको, कभी ग्वालियर की सीट पर वो नहीं जीत पाए। मैंने कहा ना, कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र में समीकरण प्रतिकूल होता है तो इस प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। इससे विधानसभा का अंदाज लगाना ठीक नहीं। मुरैना से चूंकि आप आते हैं खुद ही, और संसदीय क्षेत्र आपका है, वहाँ के अपने संसदीय क्षेत्र के कामकाज के आकलन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं संतुष्ट हूँ, और लगातार मेरी कोशिश रहती है कि जो काम पिछले कार्यकालों में हुए हैं वो परिणाम तक पहुँचे, और जो नए काम की आवश्यकता है उन पर भी निरंतर हम काम करते रहते हैं। जैसे भी अटल एक्सप्रेस वे पर काम हम लोग कर रहे हैं, वो भी एक दिन मूर्त रूप लेगा, और भी अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। शनि मंदिर का विकास कर रहे हैं। शनि मंदिर एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बने, इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है। हम 100 स्कूलों को डिजिटल कर रहे हैं। टीबी के 4000 पेशेंट हमारे यहाँ हैं, उन सबको गोद लेने की योजना बनाई है जिससे कि टीबी को हम अपने लोकसभा क्षेत्र में 0 कर सकें। हमारे यहाँ मुरैना में काफ़ी गरीब परिवार भी हैं जिनके पास अपना बहुत बड़ा घर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए एक यूथ केंद्र हम बना रहे हैं जो सारे उपकरणों से सज्जित होगा, और कोई भी बच्चा अपने घर से चले और वो रजिस्ट्रेशन करा ले, 2 घंटा 2.5 घंटा तक वहाँ सारे उपकरणों का उपयोग करे, पढ़ाई करे, और उसके बाद अपने घर जाकर सोए। पढ़ने के लिए उसको जितने प्रकार की सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में काम करने वाले लोगों को ठीक प्रकार का प्रशिक्षण
मिल सके, इसलिए मुरैना में हम लोगों ने अभी NIRD जो एक राष्ट्रीय संस्थान है उसका रीजनल ब्रांच भी यहाँ शुरू किया है, उसका भी शिलान्यास हो गया है। और वाजपेयी जी के नाम से एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का हम लोग सभागार बना रहे हैं, जिसका लाभ भी आने वाले कल में निश्चित रूप से मुरैना की नई पीढ़ी को मिलने वाला है। शहरिया आदिवासियों की स्थिति को लेकर लगातार स्थितियाँ होती है, क्योंकि हमारे संवाददाता जो ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार भेजते हैं, शहरिया आदिवासियों की स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत बेहतर नहीं तो नहीं लेकिन अच्छी नहीं है। उसके संदर्भ में क्या कहेंगे, खासतौर पर आपके क्षेत्र में? मैं समझता हूँ कि देखिए, काम करते रहने की तो गुंजाइश हमेशा ही रहती है। कोई भी व्यक्ति कितना ही सक्षम हो, वो अपनी स्थिति और बेहतर करने के लिए काम करना ही चाहता है और काम करते रहना ही चाहिए। लेकिन मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मैं श्योपुर, विजयपुर इस क्षेत्र में एक लंबे कालखंड से काम कर रहा हूँ। मैंने वो कालखंड भी देखा है जब हमारा शहरिया भाई और बहन सिर्फ पानी पीने के लिए पोखर का ही सहारा लेते थे। शायद उस पानी से आप अपना कोई साइकिल और मोटरसाइकिल भी नहीं धो सकते हो, जिस पानी को पीने में के लिए वो मजबूर थे, और वो कांग्रेस की सरकार का समय था। आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें शहरियाओं का गांव हो और उसमें नल जल योजना न लगी हो। और कराल का क्षेत्र, विजयपुर का क्षेत्र एकदम जंगल था। आज मेरे जैसे आदमी रास्ता भूल जाते हैं वहाँ कि मैं कब आया था, और आज देखता हूँ तो यार ये वही जगह है क्या। हर गांव में सड़क पहुँचाने का प्रयत्न किया, सौभाग्य योजना में हर गांव में बिजली पहुँचाने का प्रयत्न किया, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर गांव घर में गैस का सिलेंडर पहुँचाने की कोशिश की, और आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सामान्य तौर पर श्योपुर, विजयपुर को जो आवास मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, लेकिन इसके बाद शहरियाओं के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट जिसमें 19,000 मकान अतिरिक्त उस क्षेत्र में आदिवासी भाइयों और बहनों को देने के लिए हम लोगों ने मंजूर किए। आज उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर है, लेकिन वो और बेहतर बने इस मामले में हम लोग पूरी तरह प्रयत्नशील हैं। जी, हमारे सहयोगी हैं नासिर गौरी, वो भी एक सवाल यहाँ से करना चाह रहे हैं ग्वालियर से। जी नासिर। कूनो में आप चीते ले आए, 20 चीते आ गए, लेकिन गिरी का जो प्रोजेक्ट था, कूनो का जो प्रोजेक्ट था, मैं तो था गिरी के शेरों के लिए, आखिर उनका क्या हुआ? क्या वो प्रोजेक्ट हवा हो गया या कुछ प्लान है? गिरी के शेर आएंगे कूनो में, जिसके लिए विस्थापित कर दिया आपने आदिवासियों को, कई सैकड़ों गाँव विस्थापित कर दिए। मूल प्रोजेक्ट था, मूल प्रोजेक्ट है, या उससे अब भटक गए, हम चीते पे फोकस हो गया हमारा? ये रामनिवास जी ने कहा होगा अभी थोड़ी देर पहले। ना, ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है, क्योंकि मैं 3 स्टोरी गिरी के शेरों के ऊपर कर चुका हूँ, ग्राउंड जीरो पर जाके। देखिए, आपकी बात सही है कि जब बातचीत शुरू हुई थी तो गिर के शेरों के लिए हुई थी, लेकिन आज की परिस्थिति में पूरे एशिया में चीता कहीं नहीं है, और पूरे एशिया में किसी जगह चीता हो, और चीते के लिए कूनो सेंचुरी एक मुफीद इलाका था, और इसलिए ऐसा लगा कि कूनो सेंचुरी में अगर चीते लाए जाएंगे तो पूरे एशिया का फोकस कूनो पर आ जाएगा और इस क्षेत्र में टूरिज्म बढ़ेगा। इसलिए चीते लाए गए हैं। 12 लाए गए थे, एक मादा चीता की डेथ हो गई, लेकिन 4 बच्चों ने जन्म लिया है। इसके लिए आप सबको बहुत बधाई। देश में मोदी जी की सरकार है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि वो देश को विश्व गुरु बनाने की स्थिति में लगातार काम कर रहे हैं, और उनके कैबिनेट में सबसे विश्वसनीय पात्र अगर हम किसी को देखते हैं तो वो आपकी रहते हैं। आप उनकी जो ये परिकल्पना है उसके साकार होने के संदर्भ में जो कुछ भी बातें होती हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत का ये सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे विजनरी, कर्मठ और देश के लिए समर्पित प्रधानमंत्री हमें मिले। वो 24 घंटा देश और देश
इसके लिए सोचते रहते हैं और काम करते रहते हैं, और आप सब ने ध्यान भी दिया होगा। कांग्रेस की सरकारें जब थीं तब दो चीज़ें आपके ध्यान में ज़रूर आती होंगी। एक तो सरकारें हमेशा ये कहती थी कि हमारा देश गरीब है, और सरकारें अगर कहीं भी जाएंगी तो बात ये रहती थी कि ये हिंदुस्तान का मंत्री आया तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आया होगा। दूसरा, एक ऐसा कल्चर बन गया था एक लंबे कालखंड से कि अगर धोखे से कोई पेंसिल भी आपको नकली मेड इन चाइना की दे दे तो आदमी जब तक 10-20 लोगों को दिखा नहीं लेता था कि ये मेड इन चाइना मेरे पास है, मेड इन चाइना मेरे पास है, तब तक उसकी रोटी नहीं पचती थी। अब आज ये परिवर्तन आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनसंख्या को देश की ताकत के रूप में दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य पर प्रतिपादित किया। देश से गरीबी पूरी तरह समाप्त हो और गैर बराबरी पूरी तरह समाप्त हो, इसके लिए एक के बाद एक कार्यक्रम किए। अब आप देखिए कि मोदी जी आए तो मोदी जी ने सबसे पहले कहा जनधन खाता खुलना चाहिए, तो लोगों ने उपवास उड़ाया, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जनधन खाता क्या करेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पीएम किसान के 2.5 लाख करोड़ रुपया हम लोगों ने किसानों के खातों में जमा करा दिया। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई दलाल नहीं। इसी प्रकार से पहले घर बनाने की योजना तो थी, लेकिन उस योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास में 20,000 रुपये मिलते थे, और वो भी घर एक पंचायत में 1 साल में एक आता था। मैं ग्रामीण विकास मंत्री राज्य में था, तो मैं जब केंद्र में पार्लियामेंट में पहुंचा तो मेरी पार्टी मुझे बोलती थी ग्रामीण विकास की अनुदान मांगों पर बोलना है तो नरेंद्र सिंह जी का अनुभव है तो उनको बोलो। तो मैं हमेशा प्रधानमंत्री को यही कहता था कि क्या ऐसा कभी हिंदुस्तान में कोई दिन आएगा जब हम ये कह सकेंगे कि हमारे देश के हर गरीब परिवार के पास अब आवास मिल गया। तो नकारात्मक उत्तर मिलता था, लेकिन मैं गर्व के साथ आज कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को मकान देने का वायदा किया। हमने 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में मकान दिए, शहरी क्षेत्र में भी मकान देने की योजना चल रही है। और सिर्फ हमने मकान ही नहीं दिया, मकान दिया, उसका आकार बढ़ाया, उसका 20,000 रुपये से 1.5 लाख रुपया उसके लिए राशि तय की, उसमें शौचालय के अतिरिक्त पैसे दिए, और उसी हितग्राही को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया, उसी हितग्राही को सौभाग्य योजना के अंदर बिजली का कनेक्शन दिया। मतलब उसके जीवन में अगर बिजली आ गई तो बदलाव आएगा कि नहीं, अगर उसके घर में गैस से रसोई बनने लगी तो बदलाव आएगा कि नहीं, जिसके घर में शौचालय नहीं था उसको अगर शौचालय मिल गया तो बदलाव आएगा कि नहीं। तो गरीबी और गैर बराबरी समाप्त करने के लिए सिलसिलेवार लगातार इस बात की कोशिश की। और आपको ध्यान है जब कोविड आया तो देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम भी किया, जिससे कि पूरे देश में कहीं भी कोई अफरा तफरी नहीं हुई। दूसरा परिवर्तन आज आप देखेंगे तो एक जमाना था जब कुल मिला के पढ़ लिखने के बाद हर व्यक्ति ये बोलता था अरे हिंदुस्तान में क्या रखा है, विदेश में जाएंगे तो अच्छी तनख्वाह मिलेगी। आज जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं वो इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान के लिए काम करें। जी। दूसरा, अब चाइना और जापान का पेन दिखाने में गौरव का कोई अनुभव नहीं कर रहा है। अब मेक इन इंडिया है, उसको गौरव के साथ दिखाते हैं, ये मेक इन इंडिया है, सोच में ये बदलाव मेक आया। इन इंडिया। जी।